सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ। आज हम क्लास 9th के सिविक्स के चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर क्लास 9th सिविक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और डेमोक्रेसी के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर बात करता है। आज हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये दो टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो आइए समझते हैं। शुरुआत करते हैं डेमोक्रेसी क्या है इससे। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यही आपके चैप्टर का पहला टॉपिक भी है। इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में कुछ डिस्कशंस हैं जिनके बेसिस पर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को निकालने का प्रयास किया गया है। हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है, अब्राहम लिंकन जी के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यही डेफिनेशन अब्राहम लिंकन जी ने डेमोक्रेसी की दी है। इसका क्या मतलब है? अब्राहम लिंकन जी के अनुसार लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ये इसका मतलब है। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि भाई सरकार जो है, जो बनेगी, मतलब शासन व्यवस्था, वो लोगों के लिए है, मतलब लोगों के लिए काम करेगी, और लोगों की है, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई है, मतलब लोगों की सरकार है। और तीसरी बात, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था है, मतलब लोग ही इस व्यवस्था को चलाएंगे भी, लोग ही इसे चुनेंगे, लोग ही इस व्यवस्था को चलाएंगे और लोगों के लिए ही ये शासन व्यवस्था है। ये बेसिक मतलब है अब्राहम लिंकन जी के अनुसार डेमोक्रेसी का। दूसरी बात, अब आ जाते हैं कि वर्ड डेमोक्रेसी निकला कहाँ से है। आपको ये बात पता होगी कि इंग्लिश के कई सारे वर्ड ऐसे हैं जो लैटिन और ग्रीक ओरिजिन रखते हैं, मतलब लैटिन और ग्रीक भाषा से जिनकी उत्पत्ति हुई है। तो समझते हैं डेमोक्रेसी शब्द कैसे निकला है। तो द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल। सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का यह मतलब है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, मतलब लोग ही शासन करेंगे। बेसिकली डेमोक्रेसी का यही मतलब है कि लोग ही शासन करेंगे, लोगों का शासन है। लोगों के द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग शासन करेंगे। उनको चुनेगा कौन? लोग चुनेंगे, तो लोगों का ही शासन हो गया। अब इन सब बातों से डेमोक्रेसी की आपके बुक में एक सिंपल डेफिनेशन दी हुई है। हम पहले सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर जब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ लेंगे तब लास्ट में इस डेफिनेशन को समराइज करेंगे, वहां पर पूरा डिटेल में बात होगी। अभी हम शुरुआत करते हैं एक बेसिक सी सिंपल डेफिनेशन से जो आपकी बुक में दी हुई है। डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका क्या मतलब है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मतलब बेसिक सी बात है। देखिए, लोकतंत्र जो है वो राजतंत्र नहीं है कि जिसमें राजा का चुनाव हो जाएगा और राजा जी के बाद उनका लड़का राजा बन जाएगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, मतलब लोग ही अपने शासक को चुनते हैं, लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जिनको मिल करके सरकार को बनाना होता है और वो लोगों के द्वारा दी गई
सहमति से ही शासन कर सकते हैं। मतलब जब तक लोग चाहेंगे तब तक वो शासन में रहेंगे, और जिस दिन लोग नहीं चाहेंगे उस दिन वो शासन से हट जाए। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है, एक सरल सी सिंपल डेफिनेशन है। उम्मीद है यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब बात आ जाती है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पर। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की विशेषताएं। यहां पर हमें 4 विशेषताओं का अध्ययन करना है। हम 1 बाय 1 एक एक विशेषता का अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता क्या है, पहला फीचर क्या है? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इस पहली विशेषता का क्या मतलब है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए, डेमोक्रेसी में यही पावर होती है कि अंतिम डिसीजन कौन लेता है, वो प्रतिनिधि लेते हैं जो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने चुन करके अपने रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में भेज दिए। अब जब वो लोकसभा में गए, पार्लियामेंट में पहुंचे, तो अंतिम डिसीजन लेने की शक्ति तो उन्हीं के पास होनी चाहिए ना, तभी तो वो जनता की भलाई के लिए डिसीजन ले पाएंगे। इसीलिए लोकतंत्र की पहली विशेषता यही है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, तभी वो डेमोक्रेसी कहलाएगा। अगर ये शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास नहीं है तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसका क्या मतलब है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। मतलब क्या है कि भाई देखो, लोकतंत्र में जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए, मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए चुनावों में कि मतलब इस पार्टी को फेवर किया जाए, उस पार्टी को फेवर किया जाए, किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर नहीं करना है। हमको चुनाव जो कराने हैं वो एकदम स्वतंत्र कराने हैं और निष्पक्ष कराने हैं, जिससे क्या हो जाए, जिससे सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। मतलब ऐसा ना हो कि चुनाव होने से पहले ही नतीजा सबको पता हो कि भाई यही वाली पार्टी जीतेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी सत्ता में बैठी है, उसको ये डर होना चाहिए कि जनता के पास ये शक्ति है कि वो हमको हमारे पद से हटा सकती है। जब सबके पास समान अवसर रहेगा तभी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। जब वो जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के लिए तभी काम कर पाएंगे जब उनके पास जीत और हार का डर होगा। अगर वो ये आश्वस्त हैं कि जीतना तो हम ही को है, तो फिर वो जनता के लिए भलाई का काम करें चाहे ना करें, ये तो फिर उनकी इच्छा पर डिपेंड हो गया ना। फिर तो वो तानाशाह भी बन सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमारे यहाँ चुनाव जो होते हैं वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए ताकि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए जीत और हार के समान अवसर हो। मतलब कोई अगर सत्ता में नहीं भी है तो वो भी जीत करके सत्ता में जा सके, अगर उसको जनता पसंद करती है बेसिकली। तीसरा पॉइंट है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का 1 वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। मतलब क्या है कि हर वयस्क नागरिक, मतलब हर 18 साल के ऊपर का जो नागरिक है उसके लिए 1 वोट होना चाहिए। मतलब उसको वोट तो मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उससे वोट देने का अधिकार छीन लीजिए। उसको 1 वोट का अधिकार होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि समाज में कोई गरीब है तो उसको वोट को आप वैल्यू ही ना दीजिए, और जो अमीर है उसमें अगर एक आदमी भी वोटिंग करे तो उसके वोट को 5 वोट आप काउंट कर लीजिए। ऐसा नहीं है। चाहे अमीर आदमी वोटिंग करे चाहे गरीब आदमी वोटिंग करे, सबके वोट का समान वैल्यू है। सबके वोट का एक ही वैल्यू है। मतलब एक ही वोट काउंट होगा, चाहे अमीर आदमी वोटिंग करे और चाहे गरीब आदमी वोटिंग करे। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। डेमोक्रेसी भेदभाव नहीं करता। डेमोक्रेसी हमेशा इक्वलिटी की बात करता है। इसीलिए हमने ये फीचर बनाया है डेमोक्रेसी का कि हर वोट का एक समान मूल्य होगा और हर वयस्क नागरिक को 1 वोट मिलेगा देने के लिए, ताकि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को चुन सकें।
लास्ट पॉइंट है, चौथी विशेषता हमारी क्या है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। इसका क्या मतलब है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। मतलब अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार है तो उसको संवैधानिक कानूनों के हिसाब से शासन करना होगा और नागरिकों के अधिकारों को वैल्यू देनी पड़ेगी। आप किसी नागरिक का अधिकार नहीं छीन सकते और आपको संविधान के दायरे में रह करके शासन करना है। आप अपने मनमाने तरीके से शासन नहीं कर सकते देश पर। आपको किसके हिसाब से चलना होगा? संविधान के हिसाब से चलना होगा। संविधान में जो आपका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है और जिस सब्जेक्ट पर आपको काम करना है, मतलब आपका एरिया ऑफ लीगल अथॉरिटी कितना है, उस संविधान के दायरे में रह के आपको काम करना होगा। आप अपने हिसाब से शासन को नहीं चला सकते और नागरिकों के अधिकारों को भी आपको वैल्यू देनी पड़ेगी और नागरिकों के अधिकारों की आपको रक्षा भी करनी होगी। हर नागरिक आपके लिए महत्वपूर्ण है अगर आप शासन में हैं, इसीलिए हर नागरिक की लोकतंत्र में वैल्यू होती है और उसके मत की भी वैल्यू होती है। उम्मीद है आपको फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने लोकतंत्र की विशेषताओं को पढ़ लिया है। अब उन विशेषताओं के आधार पर हम लोकतंत्र की परिभाषाओं का एक सारांश आपके समक्ष रखेंगे, मतलब समरी डेफिनेशन। बेसिकली अब मेन डेफिनेशन पर बात होगी कि डेमोक्रेसी की पूरी एक कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनती है। यहाँ पर लिखा है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, अब ये कुछ 4 पॉइंट है, इनको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। मतलब जिन लोगों को हम लोग, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वही हमारे लिए सारे प्रमुख फैसलों को लेते हैं। दूसरी बात, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। मतलब देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं, तो उन विकल्पों में से हमको जो सबसे बेहतर विकल्प लगता है उसको चुनना होता है। तो लोकतंत्र लोगों के लिए इतने ज़्यादा निष्पक्ष अवसर और इतने सारे विकल्प उपलब्ध कराता है कि अगर वो चाहें तो जो मौजूदा सरकार चल रही है उसको वो बदल भी सकते हैं। मतलब अगर आपको मौजूदा सरकार पसंद नहीं आ रही है, उसका कार्यक्रम और उसका कामकाज आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अगली बार चुनाव होंगे तो आप उस सरकार को बदल दीजिए। आपके पास वोट की शक्ति है, आप चाहें तो मौजूदा सरकार को भी बदल सकते हैं। तीसरी बात, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये विकल्प जो आपको मिल रहे हैं वो केवल अमीरों को मिलेंगे और गरीबों को नहीं मिलेंगे। लोकतंत्र हमेशा, डेमोक्रेसी हमेशा इक्वलिटी की बात करता है और इसमें किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। इसीलिए जो डेमोक्रेसी में विकल्प और अवसर होते हैं वो सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। आप अमीर हो चाहे गरीब हो, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आप सभी का जो वोट है वो एक ही वोट काउंट होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। आप सबके पास समान रूप से अवसर हैं। आप चाहें तो मौजूदा सरकार को बदल सकते हैं और अपने मनपसंद की सरकार नई आप बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। मतलब जो सरकार आपने बनाई है वो संविधान द्वारा तय किए गए बुनियादी नियमों और कानूनों के आधार पर शासन करेगी और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करेगी। मतलब किसी भी नागरिक के अधिकारों का वो हनन नहीं करेगी, किसी भी नागरिक के अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेगी। हर नागरिक के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करेगी और हर नागरिक की बात उसको सुननी पड़ेगी। क्योंकि भाई देखो, नागरिकों के पास ही वास्तविक शक्ति है सरकार को चुनने की, तो सरकार को नागरिकों की पसंद के हिसाब से काम करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि डेमोक्रेसी की विशेषताएं, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और डेमोक्रेसी की समरी डेफिनेशन, मतलब कंप्लीट डेमोक्रेसी का आइडिया आपको इस पूरे डिस्कशन से लग गया होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस सेशन में जो मैंने पीपीटी इस्तेमाल करी है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं भगवान जी से आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।